चलिए तो बात करते हैं 7 अप्रैल शिफ्ट 2 पेपर की। फिजिकल केमिस्ट्री किस तरह का पेपर रहा, तो कई सारे क्वेश्चंस तो वैसे हैं जो आपको पिछले पेपर में भी देखने को मिले होंगे। ड्यूमास मेथड वगैरह के क्वेश्चन है, कुछ स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन है, तो काफ़ी क्वेश्चन ईजी भी हैं। कुछ क्वेश्चन इस शिफ्ट में थोड़े से टिपिकल डाल दिए या थोड़े से ट्रिकी डाल दिए, जिस तरह के क्वेश्चन आप रेगुलर कंटेंट में नहीं देखते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एज यू कैन सी द करेक्ट स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग इज। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0 फॉर ऑक्सीजन गैस। अरे भाई ऑक्सीजन गैस देखिए, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अगर मैं ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेशन की बात करूं तो O2 को आप डिसोसिएशन एंथैल्पी दोगे तो फिर आपको ऑक्सीजन गैस एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा। तो ऑक्सीजन गैस के एटॉमिक फॉर्मेशन का डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 नहीं होता, क्योंकि यहां पर आपको कुछ ना कुछ डिसोसिएशन एंथैल्पी देनी होगी। मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं, फॉर्मेशन एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट की 0 डिफाइन होती है, और स्टैंडर्ड स्टेट ऑक्सीजन एटम फॉर्म नहीं है, O2 गैस फॉर्म स्टैंडर्ड स्टेट होगी। तो O2 गैस के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है वो 0 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 होना चाहिए, ऑप्शन 4 होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो द टर्म स्टैंडर्ड स्टेट इंप्लाइज दैट द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्टैंडर्ड स्टेट में टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं होता है। द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ प्योर गैस इज प्योर गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार, बट टेम्परेचर फिर से स्पेसिफाई किया हुआ है, तो हम स्टैंडर्ड स्टेट को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट O2 गैस होगी, जिसका डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 होना चाहिए। तो थर्मोकेमिस्ट्री की शुरुआत में ये बेसिक्स आपको बताए जाते हैं, और ये बेसिक्स पता होंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, और एक बात आपको क्लियर कर दूं कि थर्मोकेमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, या अप्रैल वाला जो सेशन था उसमें। तो थर्मोकेमिस्ट्री जिसको कई लोग काफ़ी लाइट ले लेते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 52, ये भी थर्मोकेमिस्ट्री से है। द हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस आर -x एंड -y किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। फ्लैटिस एनर्जी ऑफ KCl इज -z, लेटिस एनर्जी इसकी -z दी हुई है। देन द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl। तो KCl का हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहां पर सबसे पहले पैटर्न बनाते हैं। अगर मुझे KCl को डिसॉल्व करना होगा, अगर मुझे KCl को वाटर में डिसॉल्व करना है, तो मुझे KCl की एक्वस फेज बनानी है, और KCl की जो एक्वस फेज बन रही है इसी के लिए मुझे डेल्टा एच बताना है, इसी का मुझे डेल्टा एच बताना है। तो हम इसको मल्टी स्टेप में ब्रेक कर लेते हैं कि अगर KCl एक्वस बनाना है तो सबसे पहले तो हम इस क्रिस्टल को ब्रेक करना पड़ेगा K प्लस एंड Cl माइनस में, और फिर इन दोनों का हाइड्रेशन करेंगे, तो आपको KCl की एक्वस फेज मिलेगी। अब आपको सारा डेटा दिया हुआ है, KCl को अगर K प्लस और Cl माइनस में तोड़ना है तो इसमें लेटिस एनर्जी लगेगी, और कितनी लेटिस एनर्जी लगेगी, Z किलो जूल पर मोल। देखो ये -z दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए -z तो रिलीज होने वाली एनर्जी जब क्रिस्टल बनेगा, और जब क्रिस्टल टूटेगा तो +z होगा। तो हमने यहां पर इसे ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो +z कही है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होती है, नेगेटिव। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी Cl माइनस के लिए कितनी दी हुई है, -y, और इसके लिए कितनी दी हुई है, -x। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो फिर यहां का डेल्टा एच आपको मिल जाएगा, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि इस रिजल्ट में जो डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच इक्वल्स टू, हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो Z ये आपने लेटिस ब्रेक करने के लिए दिया, 2 हाइड्रेशन हुए तो इनमें एनर्जी निकली -y और -x। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू Z -y -x। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशन के, डिसोल्यूशन के, हाइड्रेशन एंथैल्पी के, इनऑर्गेनिक में भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखते हो। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, Z -x + y। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड सॉल्यूशन से एक इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 350 एंड 750। तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्योर A का वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 350, और प्योर B का वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 750। मींस यहां पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि B का वेपर प्रेशर जो है वो A के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, B का वेपर प्रेशर A के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। एट द सेम टेम्परेचर X से X भी लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन है, Y भी वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन है, और हमें X से X भी Y भी में रिलेशन बताना है। अगर आपने ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी क्लिक होगा। आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा PA नॉट XA अपॉन PB नॉट XB
इज इक्वल टू वाई ए अपॉन वाई बी, और पी ए नोट पी बी नोट का एक्सप्रेशन आपको पता है, इक्वेशन आपको पता है, तो बाकी आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो बाकी सब में क्या रिलेशन होगा वो हमें इजीली पता चल सकता है। तो पी ए नोट अपॉन पी बी नोट आपको कितना दिया हुआ है पहले वो पता कर लेते हैं। तो बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं, पी ए नोट पी बी नोट को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल जाएगा वाई ए अपॉन वाई बी इंटू एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू पी ए नोट अपॉन पी बी नोट, प्योर ए अपॉन प्योर बी। और पी ए नोट अपॉन पी बी नोट की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, पी ए नोट जो है वो स्मॉलर वैल्यू है, पी बी नोट बड़ा डेटा होगा, तो पी ए अपॉन पी बी जो है ये आपको लेस देन 1 मिलेगा। ये लेस देन 1 मिलेगा तो आप बोल सकते हो दैट वाई ए अपॉन वाई बी, वाई ए अपॉन वाई बी इज लेस देन एक्स ए अपॉन एक्स बी। ये एक्स ए और एक्स बी से कम होना चाहिए, ये एक्स ए एक्स बी से कम होना चाहिए। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको ये रिजल्ट मिलता है। तो वाई ए अपॉन वाई बी इज लेस देन एक्स ए अपॉन एक्स बी। तो ऑप्शन 2 में ये दिया हुआ है, इट मीन्स ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, ये कंपाउंड दे रखा है, कह रहा है कि इट इज़ मोर पोलर देन दिस कंपाउंड। अब देखो दोनों ही सिस फॉर्म दे रखी है, पर यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें तो इस वाले क्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा ब्रोमीन के कंपेरेबली, इसलिए इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा वो इसके डायपोल मूवमेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और देयरफॉर यदि हम इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो फर्स्ट इज़ मोर पोलर देन सेकंड। यदि हम म्यू की बात करें तो म्यू जो आएगा वो फर्स्ट का ज़्यादा आएगा सेकंड से। तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, इज़ मोर पोलर। स्टेटमेंट 2, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस इज़ लोअर देन दिस। अब जब पहले तो हम पोलैरिटी देखें, इसका डायपोल मूवमेंट तो ज़ीरो होगा, ये ट्रांस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि इसका डायपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी के, और हमारी पोलैरिटी इसकी कम आ रही है, इसकी ज़्यादा आ रही है, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इतना स्टेटमेंट तो सही है। आगे, बट इट इज़ मोर पोलर देन दिस। अब ये कह रहा है कि इसकी पोलैरिटी इससे ज़्यादा है, ये बात गलत है, इस कारण ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। क्वेश्चन 1, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो देखो बच्चों ने क्या किया होगा, यहाँ तक ही देखा होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या जा रहा है, रॉन्ग जा रहा है। तो स्टेटमेंट्स हमें ढंग से पढ़ना है, फंसाने वाले आते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। पी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो पहली बात तो ये सेंटर लाइन कर लें, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH6H12O है। व्हेन P इज ट्रीटेड विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल यदि आपको ध्यान हो तो एक होता है 2,4-DNP टेस्ट, और जो 2,4-DNP टेस्ट होता है ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड या कीटोन्स। तो यदि किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन है फंक्शनल ग्रुप तो वो ये टेस्ट देगा। इट गिव्स ए पॉजिटिव टेस्ट। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट P गिव्स ए टॉलरेंस रिएजेंट, पहले तो पता होना चाहिए टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट ऑल एल्डिहाइड्स देते हैं। क्या देता है ये, और भी फंक्शनल ग्रुप्स देते हैं, पर यहाँ पे हमें ऐसी की जरूरत पड़ेगी, ऑल एल्डिहाइड्स। अब देखो पहली बात हमें ये चेक करना है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यदि ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, सोचना ही नहीं है, काहे को टाइम वेस्ट करें। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ इधर हमें कायरल सेंटर दिख रहा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो अब दूसरी बात है, चेक करो 2,4-DNP पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये 2,4-DNP देगा, डेफिनेटली देगा, यहाँ कीटोन दिख रहा है तो 2,4-DNP पॉजिटिव है, ठीक बात है। टॉलरेंस जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। टॉलरेंस यहाँ देखो एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है तो टॉलरेंस टेस्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कीटोन है,
कीटोन के केस में एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, वो टॉलरेंस देता है, पर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी नहीं है, तो टॉलरेंस टेस्ट यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो ये वो कंपाउंड है जो अपनी सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो आंसर 2 होगा। तो आगे देख लेते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये हो नहीं सकता। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बट यहाँ पे देखो तो ये टॉलरेंस दे रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो हमें टॉलरेंस नेगेटिव रखना है, पर इसमें टॉलरेंस जो होगा, टॉलरेंस टेस्ट वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या जाएगा, सेकंड जाएगा, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है और इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, बट देखिए ज़्यादातर जो देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि ये क्वेश्चन आप तभी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है, केवल न्यूमेरिकल पार्ट पर ही अगर फोकस किया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से परेशान कर सकते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, Hg2NO3 होल ट्वाइस और मैग्नीशियम नाइट्रेट आर इलेक्ट्रोलाइज्ड। और सारी मेटल के यहाँ पर SRP भी आपको दिए हुए हैं और आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है विद इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑन द कैथोड मेटल विल बी, मतलब कैथोड पर यहाँ पर मेटल के डिपोजिशन का सीक्वेंस आपको दिया हुआ है कि पहले सिल्वर डिपोजिट होगा, फिर Hg और फिर Cu एज पर दी डेटा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए Ag का रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 है, मर्करी का रिडक्शन पोटेंशियल 0.79 है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर 0.24 है। तो यहाँ पर जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा तो फिर डिपोजिशन, सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑफ द कैथोड, यहाँ पर सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा SRP इसका, तो सबसे पहले कौन डिपोजिट होगा, सिल्वर, फिर Hg और फिर कॉपर डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसमें आगे आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया मैग्नीशियम वगैरह का डिपोजिशन बाद में होगा। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है मैग्नीशियम विल नॉट डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो देखा जाए तो कैथोड पर मैग्नीशियम का डिपोजिशन नहीं होगा, कैथोड पर प्रोसेस होता है रिडक्शन का, बट मैग्नीशियम से पहले रिडक्शन के लिए वाटर अवेलेबल होता है। अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर का रिडक्शन होना चाहिए, बट आगे स्टेटमेंट पढ़िए, इंस्टीड मैग्नीशियम के डिपोजिशन के बजाय ऑक्सीजन गैस विल इवॉल्व एट द कैथोड। कैथोड पर ऑक्सीजन इवॉल्व होने का चांस कैसे बनेगा भाई, ऑक्सीजन का इवॉल्व तो वहां, ऑक्सीजन तो वहां इवॉल्व होगी जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर तो ऑक्सीडेशन वैसे भी नहीं होने वाला है, तो O2 का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक भी पता है तो स्टेटमेंट 2 वैसे ही इनकरेक्ट लग रहा है। तो यहां पर किसका रिडक्शन होना चाहिए, यहां पर वाटर का रिडक्शन होना चाहिए और ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, H2 में। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखते हैं कहां पर स्टेटमेंट 1 और 2 में क्या रिलेशन दिया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो थर्ड विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन वेरी इजी है। अगर आपने इस तरह का टॉपिक पढ़ा है, प्रेशर वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो यही क्वेश्चन आपको क्लासरूम कंटेंट में भी बताई गई होगी। तो देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है A और A से आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक प्रोडक्ट है B और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है C। T इज इक्वल टू 0 टाइम पर अगर इसका प्रेशर P0 होता है तो T टाइम पर ये P0 माइनस एक्स होगा, ये x होगा, ये x होगा। T इक्वल्स टू इन्फानाइट पर हम जानते हैं A 0 होगा तो ये P0 हो जाएगा, ये भी P0 हो जाएगा। तो यहाँ से PT और P इन्फानाइट क्या हो सकते हैं, तो PT तो T टाइम पर सबका प्रेशर होगा जो कि P0 माइनस एक्स प्लस एक्स के बराबर होगा। इसे सॉल्व करें तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा P0 प्लस एक्स, P0 प्लस एक्स के बराबर ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा T टाइम प्रेशर। और इसी तरह से P इन्फानाइट आप कैलकुलेट करते हो तो P इन्फानाइट आपको मिलेगा 2P0 के इक्वल। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो फर्स्ट इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो P इन्फानाइट माइनस PT आपको एक रिजल्ट देता है और ये वैल्यू आपको मिलती है P0 माइनस एक्स की, P0 माइनस एक्स की। अब K और T को रिलेट करते हैं बाय यूजिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ओनली। रिएक्टेंट है A के प्रेशर से K को रिलेट करोगे तो K इक्वल्स टू 1/T, K इक्वल्स टू 1/T ln। A का इनिशियल प्रेशर P0 है, A का T टाइम पर प्रेशर P0 माइनस एक्स है, और यहाँ पर आपको P0 और P0 माइनस एक्स को इन्फानाइट और T टाइम प्रेशर से रिप्लेस करना है। तो इन्हें यहाँ से हटाने के लिए 1/T ln, पहले P0 को हटाते हैं तो P0 को हटाने के लिए ये रही इक्वेशन P इन्फानाइट बाई 2, तो P0 की जगह आप रख सकते हो P इन्फानाइट बाई 2 और P0 माइनस एक्स की जगह रख सकते हो P इन्फानाइट माइनस PT, P इन्फानाइट माइनस PT। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1/T ln
P infinite अपॉन 2 इंटू पी इन्फानाइट माइनस पी टी। ये रिजल्ट मिलेगा जो आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 1/TLN P infinite अपॉन 2 P infinite माइनस पी टी, ऑप्शन 3। तो सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द क्वेश्चन द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर। पहला है कि Tl+3 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल करेक्ट बात है। थैलियम+3 है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, खुद को करेगा रिड्यूस, क्योंकि थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट। देखते हैं, एल्युमिनियम+3 डज नॉट रिड्यूस्ड इजिली, ये भी स्टेटमेंट सही है। एल्युमिनियम+3 इजिली रिड्यूस नहीं होता है भाई, क्योंकि हाईली स्टेबल है। थर्ड देखते हैं, बोथ Al+3 एंड थैलियम+3 आज वेरी स्टेबल इन सॉल्यूशन। गलत बात है, एल्युमिनियम+3 तो है लेकिन थैलियम+3 का तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, थैलियम+ इज मोर स्टेबल, बिल्कुल करेक्ट है। एल्युमिनियम+3 एंड थैलियम+1 इज आर हाईली स्टेबल, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया A, B, D, E। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोपेप्टाइड्स गिव्स राइज टू फ्यूअर नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, वाइल प्रोटीन गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ बीटा। ना प्रोटीन्स जो होती हैं ना, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा अमीनो एसिड से ही मिलके बनी होती हैं। स्पेशली अंडरलाइन करके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पिछली बार क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर। तो ये बीटा अमीनो एसिड तो देगा ही नहीं प्रोटीन्स को। यदि हम प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोटीन्स कभी भी बीटा अमीनो एसिड नहीं देगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, नेचुरल प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय एसिड्स विच कन्वर्ट्स दी वाटर सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। भैया फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, जबकि इसने क्या बोल रखा है? वाटर सॉल्युबल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो होंगे वो फॉल्स हो जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। आंसर क्या जाएगा? 2 जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें गलत कर देता है, बच्चे फ्लो में पड़ जाते हैं, सही कर जाते हैं। चलो नेक्स्ट, पहले आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी ने पूछा हुआ है। द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्लीट ओजोनलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब देखो इसकी यदि हम ओजोनलिसिस कराएं तो हमें क्या क्या मिलेगा? मैं सर, एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CHO ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, प्लस यहाँ से हमें क्या मिलेगा? O डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3 और ये डैश पर H, 2 वैलेंसी सेम हो गई। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ से हमें सेम ही मिलेगा। ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम ही है, तो इधर मैं 2 कर दे रहा हूँ, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये कंपाउंड सेम है तो ये भी 2 कर दे रहा हूँ, तो एक भी कंपाउंड इसमें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा? 2, 0। ऑल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, जबकि उसने पूछा क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स पूछे हैं, एक भी प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये सेपरेशन से आया। मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम, देखो क्या क्या ले रखा है उसने? क्लोरोबेंजीन लिया है। क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, एनिलीन है, बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, इज डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ इथाइल एसीटेट एंड प्लेस्ड इन सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इन्हें इथाइल एसीटेट डाला है यहाँ पर,
इथाइल एसीटेट। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए डाटा देखो, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 5m NaOH वॉज एडेड इन द सेम फनल। अब देखो यहाँ पर NaOH डाल दिया। NaOH क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा, पर हर एक के साथ तो देगा नहीं। ये एसिड बेस रिएक्शन इसके साथ दे सकता है, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, सही है, सॉल्ट बन जाएगा COONA। ठीक है, और यहाँ वाटर मिलेगा तो ये तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, तो ये तो वाटर में भाग गया। जबकि इथाइल एसीटेट में कौन कौन रह गया, हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन और एनिलीन, ये दोनों इथाइल एसीटेट में रह जाए। तो उसने शायद यही पूछा है कि इथाइल एसीटेट में कौन कौन बचेगा, तो ये इथाइल एसीटेट में जाएगा, ये वाटर में जाएगा, ये इथाइल एसीटेट में जाएगा। क्वेश्चन क्या है, द फनल वॉज शेकन वाइगरसली एंड देन केप्ट aside, द इथाइल एसीटेट लेयर इन द फनल कंटेन्स, तो इथाइल एसीटेट में बचा क्लोरोबेंजीन और एनिलीन, क्लोरोबेंजीन एंड एनिलीन। आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि NaOH इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के साथ हम NaOH का रिएक्शन पढ़ते हैं, डोज प्रोसेस जिसको कहते हैं, पर वो बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। GOC से क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 62, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस इज। देखो पहले हम ये चेक करते हैं कि इधर भी डीलोकलाइजेशन है लोन पेयर का, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, इस जगह भी डीलोकलाइज्ड है, इधर भी डीलोकलाइज्ड है, जबकि इस जगह लोकलाइज्ड है और इस जगह लोकलाइज्ड है, पर 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो हम जानते हैं 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक क्या हो गया, Me2NH। ठीक है, अच्छा इसने ऐसे लिखा है तो हम भी ऐसे ही लिख लेते हैं, ABCDE के फॉर्म में बोल रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, E, 2 डिग्री। E के बाद हो गया D। ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि इन दोनों में ही जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है। अब ये बात तो कॉमन है, अब ये क्या इफेक्ट करेगा, सही ये +M करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG है, ये -M करेगा, EWG है जो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, जबकि ये कुछ नहीं करेगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा B के बाद A, क्योंकि और A के बाद C, तो अपना ऑर्डर ये आ जाएगा EDBAC, EDBAC। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि X is the number of acidic oxide among VO2, V2O3, CrO3, V2O5 and Mn2O7. The primary valency of cobalt in COEN whole thrice, उसके बाद दिया हुआ 2SO4 whole thrice is Y. The value of X and Y. तो भाई पहला तो पूछ रहा है एसिडिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड इसमें कौन कौन से हैं, VO2 है, V2O3 है, CrO3 है, V2O5 और Mn2O7 है। इसमें 2 एसिडिक ऑक्साइड हैं, एक है CrO3 और एक है Mn2O7। तो X की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2। ये कॉम्प्लेक्स देखें, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है COEN होल थ्राइस, इधर दिया है ट्वाइस और इधर दिया SO4 होल थ्राइस। यहां पर देखिए अगर देखा जाए तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +3, तो प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया, प्राइमरी वैलेंसी हो गया 3 और तो Y की वैल्यू आ गई 3, तो 3 + 2 कितना हो गया भाई 5, तो 5 आंसर होगा, इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का है, देखिए इजी क्वेश्चन है। चूज द इनकरेक्ट ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियाई आर ऑफ द एलिमेंट्स। तो भाई देखें, पहला है रूबिडियम और सीजियम, बिल्कुल सही बात है, सीजियम की साइज बड़ी होगी। ब्रोमीन और पोटेशियम, पोटेशियम की बिल्कुल साइज बड़ी होगी।
ने इसमें देखिए स्टैटिन और सीजियम, सीजियम सबसे बड़ा है इनमें। अगर बात की जाए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, नहीं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड के हैं। इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घटता है, तो मैग्नीशियम की साइज बड़ी होगी तो इनकरेक्ट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, कन्वर्जन्स है, उसने ये बनवाया है। तो यहाँ पे देखो उसने अंतर क्या किया है, उसने सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया है। टेम्परेचर 4 रिएजेंट्स है, मैं पहले चारों रिएजेंट्स दिखा दे रहा हूँ। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ नाइट्रो है, और यहाँ पे 3 नाइट्रो हैं और यहाँ पे 2। तो आप जानते हैं इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम SN2AR, और SN2AR में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया गया था आप लोगों को वो ये था NO2 X, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये था NO2 देन X NO2 देन X NO2, है ना। जैसे जैसे NO2 का नंबर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो यदि हम D वाले में देखें तो D वाले में 3 NO2 हैं। तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पे जो सबसे कम टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो यहाँ, देखो ये तो डोज प्रोसेस है, ये तो याद होगा, इट इज़ अ डोज प्रोसेस, है ना। ये तो डोज प्रोसेस का डाटा है, जिसमें NO2 नहीं भी लगा हो तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई, डोज प्रोसेस मतलब अकेला क्लोरोबेंजीन दे रखा हो तो फर्स्ट का आंसर तो हो जाएगा कौन सा, 4th। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4th, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब A B C D होगा शायद, A का आंसर हो जाएगा 4th। अब हम पहले D का आंसर ढूंढते हैं। D में सबसे कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, देखो यहाँ 443 है, पीछे के ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे सिर्फ वार्म कर रहे हैं और H2 दे रहे हैं, यहाँ 360 है। तो ये वार्म वाला जो है ना, वार्म करने पे ही ये रिएक्शन हो जाएगी। तो D के साथ जाएगा फर्स्ट, तो D के साथ जाएगा फर्स्ट, D के साथ जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ पे 2 नाइट्रो हैं जबकि B वाले में 1 नाइट्रो है। तो 2 नाइट्रो वाले के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो कम चाहिए। तो यहाँ 443 है थर्ड ऑप्शन में, और सेकंड ऑप्शन में 368 है। तो जो 368 है ना वो 2 नाइट्रो वाले के साथ जाएगा। इसका मतलब C का आंसर हो जाएगा सेकंड, C का आंसर हो जाएगा सेकंड, C का आंसर हो जाएगा सेकंड, और B का आंसर हो जाएगा थर्ड। देखो कौन सा ऑप्शन है, A के साथ 4th, B के साथ थर्ड, C के साथ सेकंड और D के साथ फर्स्ट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी इससे कम, जो लोएस्ट तो 338 दे रखा है, ठीक है ना। और ये वाला 443 पे होगा, जबकि ये वाला जो होगा ये तो डोज प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होगा। तो इसका तो आंसर 4 हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, और थर्ड वाले का आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। टेम्परेचर जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लो टेम्परेचर पर हो जाएगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो हाई टेम्परेचर पर होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मैचिंग लिस्ट का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं लिस्ट फर्स्ट में और लिस्ट सेकंड दिया हुआ है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी देखना है। पहला दिया हुआ है कि CO, EN होल ट्वाइस Cl2 और Cl दिया हुआ है। इसमें प्राइमरी वैलेंसी के बच्चों बात की जाए तो यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज हो जाएगा +3, तो प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3। और सेकेंडरी वैलेंसी की बात की जाए तो ये बाइडेंटेड लिखना है, 2 2 जा 4 और 2 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी होगी 6। तो ए का अगर बात किया जाए तो ए का 3 और 6 बिल्कुल करेक्ट है, ए का फर्स्ट हो सकता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है PTNH3 होल ट्वाइस, PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2।
प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें -1 और प्लेटिनम पे हो जाएगा +2, तो मतलब प्राइमरी वैलेंसी हो गई 2, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका हो जाएगा थर्ड, इसका हो जाएगा फोर्थ, तो इसका हो जाएगा फोर्थ, तो सेकंड का क्या हो गया भाई, सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट का हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं HgCuHCN4 कोबाल्ट पे +3 है, तो प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका हो जाएगा सेकंड। और लास्ट देखते हैं मैग्नीशियम EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम में चार्ज +2 है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई 2 और सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6, तो ये इसका हो जाएगा थर्ड। तो इसका आंसर देखिए भाई, ए का होना चाहिए फर्स्ट, बी का होना चाहिए 4, ए का फर्स्ट, बी का 4, सी का सेकंड और डी का थर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। Now see the next question, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 67, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल इज ड्यू टू। हाफ फिल्ड सबशेल, जैसे कि हमने बात कर ली नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होगा, तो 1s2 2s2 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2p3, तो P का हाफ फील्ड सबशेल है, और आप कई जगह पर कई सारा एक्सेप्शन पढ़ते हो कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से नाइट्रोजन कुछ एक्सेप्शन शो करता है। तो यहाँ पर हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, पूरे जो एक सबशेल है उसके जो डिजेनरेट ऑर्बिटल है सब में सेम ओरिएंटेशन के, सेम स्पिनिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सिमेट्रिसिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी, एक स्टेटमेंट सही होगा। स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी, ये भी सही बात है। और नेक्स्ट आपको दिया द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन इन नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। भाई ये नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होंगे, ये सब डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, सेम एनर्जी के हैं, तो फिर यहाँ पर सी जो है ये गलत हो जाएगा। लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, भाई अगर सेम स्पिन के आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और सब सेम ओरिएंटेशन में सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उनके एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगे, तो एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा होगी। रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन अनदर, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट ए बी डी होने चाहिए, हेंस ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज आर रेस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है Fe(CN)6 ऊपर 3-, आयरन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये होता है 4s2 3d6, 2 यहां से गया, एक यहां से गया, ये बच गया 3d5। CFT लगा दीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3, क्योंकि लिगेंड कैसे है भाई SFL, तो डेल्टा हाई होगा, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए कितना गया 1। दूसरा देखते हैं Fe(F6) 3-, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये होता है 4s2 3d6, +3 है, तो 2 यहां से गया, एक यहां से गया, ये हो गया 3d5। हम जानते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, नीचे वाले को क्या बोलेगा बच्चों T2G, ऊपर वो क्या बोलेंगे EG, ये T2G। F- बच्चों कैसा है, F- WFL है, क्या है भाई F- WFL है, डेल्टा लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 5। तीसरा देखते हैं COF6 ऊपर 3-, तो COF6 ऊपर 3- है, कोबाल्ट पर देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये होता है 4s2 3d7, 2 यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, ये आ जाएगा 3d6। क्या आ गया भाई 3d6 आ गया। अगर इसकी बात की जाए तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, नीचे वाला T2G है, ऊपर वाला EG है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, नंबर पर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है MnCN6 ऊपर 3-, MnCN6 ऊपर 3-, तो नेक्स्ट देखते हैं MnCN6 ऊपर 3-, Mn पर +3 है,
ये हो गया 4s2 3d5, 2 यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, ये हो गया 3d4, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। नीचे वाले को T2G बोलते हैं बच्चों, ऊपर वाले को EG बोलते हैं, आप जानते हो। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1 2 3 4, सॉरी ये क्या है, Cn माइनस है, बिल्कुल ऐसे फैले तो 1 2 3 4 नंबर वन पेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे भाई, इसमें आ जाएंगे 2। तो आंसर इसका देखिए, पहले में नंबर वन पेड इलेक्ट्रॉन 1 आया, दूसरे में कितना आया 5 आया, तीसरे में कितना आया भाई 4 आया, और चौथे में 2 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट, 1 5 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ईजिए भाई, देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का। SO2 H डबल बॉन्ड लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। नेक्स्ट है NO2 माइनस, एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। N3 माइनस दिया हुआ है, आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इधर देखिए बात की जाए तो 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड बने, इससे हाइब्रिडेशन क्या जाएगा sp। तो ये sp2 sp एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया और बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को पढ़ा हुआ है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप पढ़ते हो कि 2 चीज़ों को अगर मिक्स कर रहे हो और उनके बीच में बनने वाले नए इंटरेक्शन एग्जिस्टिंग इंटरेक्शन से कमज़ोर हैं तो फिर वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलता है और पॉजिटिव डेविएशन होता है, और जहाँ पॉजिटिव डेविएशन होता है उसका जो अजियोट्रोप होता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट अजियोट्रोप होता है, और जहाँ नेगेटिव डेविएशन होता है उसका जो अजियोट्रोप बनता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अजियोट्रोप बनता है। तो यहाँ पर उसी कैटेगरी में इसको क्लासीफाई करना है, जहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होगा मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट अजियोट्रोप बनेगा। तो पहले तो हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इसका मिक्सचर किस कैटेगरी में जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन की कैटेगरी में जाएगा या नेगेटिव डेविएशन की कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर है वो नेगेटिव डेविएशन की कैटेगरी में जाता है। तो ये फैक्ट्स हैं, ये आपको डेटा एक बार देखने पड़ेंगे। जहाँ पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये नेगेटिव डेविएशन की कैटेगरी में जाएगा, तो इसका जो अजियोट्रोप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, मतलब ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अजियोट्रोप के साथ जाएगा, थर्ड के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल वाटर का जो मिक्सचर है ये किस तरह का डेविएशन शो करता है, तो इथेनॉल जब पानी को मिलाते हैं तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम आना चाहिए, तो इसका जो अजियोट्रोप बनेगा वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट अजियोट्रोप बनेगा, फर्स्ट होना चाहिए। आप कई लोग देख रहे होंगे कि डाइमराइज और डेल्टा वी मिक्स 0 कब आएगा, तो डेल्टा वी तो 0 तब आता है जब आप आइडियल सॉल्यूशन बना रहे होते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो सी में बेंजीन टोलुइन सेम टाइप के सब्सटेंस है, दोनों को मिक्स करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, और आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज 0 आता है, तो ये फोर्थ के साथ जाएगा, डेल्टा वी मिक्स यहाँ पर 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड बेंजीन। अगर आपने न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, थ्योरी को पढ़ा है, तो आपको कई जगह पर यह बताया जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले सब्सटेंस होते हैं ये बेंजीन में डाइमराइज हो जाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। तो अगर ये डाइमराइज होगा तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड वाले ऑप्शन में। तो आप देख लीजिए ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में सेकंड, ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन 2 में। हेंस ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ड्यूमास मेथड का क्वेश्चन है, आप 3 अप्रैल का शिफ्ट 2 देखेंगे, उसमें भी ड्यूमास मेथड पर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, डेटा में थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर आपको ड्यूमास मेथड का बेसिक पता होना चाहिए। ड्यूमास मेथड का बेसिक ये है कि आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रोजन को N2 में अलग करके वाटर पर कलेक्ट कर रहे होते हो, और उस नाइट्रोजन के लिए आप कई सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे होते हो कि वो नाइट्रोजन आपने किस प्रेशर पर, किस वॉल्यूम पर, किस टेम्परेचर पर कैलकुलेट की है, ताकि आप नाइट्रोजन के मोल निकाल सको और नाइट्रोजन का मास कैलकुलेट कर सको। तो देखो यहां पर इसी तरह का एक सुटेबल डेटा दिया हुआ है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है 292 मिलीग्राम। 292 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
और इससे जो नाइट्रोजन बन रही है, इससे जो नाइट्रोजन बन रही है उसका वॉल्यूम है 50 ml वॉल्यूम पर नाइट्रोजन कलेक्ट हो रही है। और नाइट्रोजन किस टेम्परेचर पर कलेक्ट हो रही है ये भी दिया हुआ है 300 केल्विन, और किस प्रेशर पर कलेक्ट हो रही है प्रेशर भी दिया हुआ है 715 mm ऑफ Hg। बट आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आप एक गलती ना करें, नाइट्रोजन का आप वाटर पर कलेक्ट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के प्रेशर में जो ये प्रेशर दिया हुआ है इसमें वाटर का एक्वस टेंशन भी शामिल है, उसे हटाएंगे तो नाइट्रोजन का प्रेशर आएगा। यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा 15 mm ऑफ Hg, तो इसे आप माइनस कर लीजिए तो ये जो 700 मिलेगा ये नाइट्रोजन का प्रेशर होगा, ये नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होगा। तो आपको नाइट्रोजन का प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, मोल निकाल लीजिए, नाइट्रोजन का मास आ जाएगा। और जो नाइट्रोजन का मास होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रोजन है तो हम नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम मोल ऑफ N2 कैलकुलेट करते हैं। मोल ऑफ N2 हो जाएगा PV/RT, PV/RT। प्रेशर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 700, इसे ATM में कन्वर्ट कर ले तो 760 से डिवाइड कर देंगे, ये प्रेशर हो गया। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 50, बट वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करें। R की वैल्यू लीटर ATM में 0.0821 ली जा सकती है, और टेम्परेचर आपको 300 दिया हुआ है। तो इससे सॉल्व कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हमें x मोल N2 का मिल रहा है, x मोल N2 का मिल रहा है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन आपको मिलेगा, मास ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा x × 28 ग्राम। क्या ये वही नाइट्रोजन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिली है? तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आप बता सकते हो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको मिलेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको कितनी नाइट्रोजन मिल रही है 28x ग्राम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना था 292 मिलीग्राम, 292 मिलीग्राम। मिलीग्राम दिया हुआ है 10⁻³ लगाइए, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये नाइट्रोजन का आपको परसेंटेज मिल जाएगा इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि नियरेस्ट इंटीजर में आपको 18% मिलेगा, 18% मिलेगा। मींस 18 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस टॉपिक का आप वेट कर रहे होते हो, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस का हम इंतजार कर रहे होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन है। बफर सॉल्यूशन पर क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है और बफर सॉल्यूशन में क्या क्या मिलाया हुआ है ये भी दिया हुआ है कि इसमें एक कंपोनेंट तो NH3 है और दूसरा कंपोनेंट NH4Cl है। तो ये आपको एक बेसिक बफर दिया हुआ है वीक बेस के साथ, वीक बेस का सॉल्ट, और इसका भी 0.1 मोल है, इसका भी 0.1 मोल यहाँ पर दिया हुआ है, और ये वाटर में रखा गया है। द चेंज इन pH ऑन एडिशन ऑफ 0.05 मोल ऑफ HCl टू दी अबव सॉल्यूशन। तो हम HCl बाद में ऐड करेंगे, पहले इसकी pH कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन की pH के लिए एक फॉर्मूला होता है POH = PKB प्लस लोग केटायन अपॉन बेस, केटायन यानी कि अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, ये भी 0.1, तो ये PKB के बराबर आएगा। और PKB यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है 4.745, ये PKB मिल रहा है। बट आप यहाँ पर pH निकाल लीजिएगा तो pH 1 आप कैलकुलेट कर सकते हो 14 - 4.745, 14 - 4.745 ये पहले की pH होगी बिफोर एडिंग HCl, यहाँ पर इतनी pH होगी। चलिए अब HCl ऐड करते हैं, और HCl ऐड करने के बाद क्या चेंज होगा उसकी बात करते हैं। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया, केस 1। अब केस 2 पर बात करते हैं। जब हम इसमें HCl ऐड कर देंगे तो क्या एसिड मिलाने पर बफर कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। तो हम जानते हैं कि अगर बेसिक बफर में आप HCl ऐड करोगे, इसमें HCl ऐड करोगे तो HCl से कौन रिएक्ट करेगा? अमोनिया। तो अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगा और इससे अमोनिया कम होगा और NH4Cl बढ़ जाएगा। अमोनिया कम होगा और NH4Cl बढ़ जाएगा। तो अमोनिया पहले 0.1 था, HCl आपने यहाँ पर कितना लिया है 0.05, 0.05, और NH4Cl पहले से 0.1 था। अब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने से ये 0.1 + 0.05 हो जाएगा, ये 0.1 + 0.05 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0.1 - 0.05 हो जाएगा। मीन्स ये आपको मिलेगा 0.05 और ये आपको मिल जाएगा 0.15। दोनों के मोल्स बदल गए, दोनों के मोल्स बदल गए हैं। तो फिर नया POH कितना हो जाएगा? नया POH आपके पास हो जाएगा POH = PKB प्लस लोग यहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी हो गई है 0.15, और ये कितना हो गया 0.05। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा PKB प्लस log 3, PKB प्लस log 3 के बराबर मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम इससे भी pH कैलकुलेट करके डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर pH की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 14 - PKB,
14 माइनस pKb माइनस log 3। अब आपको दोनों pH का डिफरेंस बताना है, तो पहले और बाद में जो pH आपको मिली है दोनों का डिफरेंस आप निकाल लें। वैसे इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दोनों pH का हम डिफरेंस निकालेंगे, 14 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, pKb भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा pH वो हमें मिलेगा log 3 के बराबर, 0.477 के बराबर, और हमें अपना आंसर 10 टू द पावर -2 के मल्टीपल में देना है, मींस 47.7 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 48 होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूटेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉलोइंग द इक्वेशन दी हुई है। कितना ब्यूटेन कितना ऑक्सीजन मिक्स किया गया है ये भी दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन लीटर, नियरेस्ट इंटीजर ये भी आपको बताना है, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको दी हुई है। तो वाटर का मास निकाल लो और मास से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। लिक्विड फॉर्म में वाटर मिल रहा है, कई लोग यहाँ पर मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो गलती मत कीजिएगा। वाटर का मोल निकालिएगा, मास निकालिएगा, डेंसिटी से वॉल्यूम निकालिएगा। तो स्टोइकियोमेट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। 2 रिएक्टेंट सिस्टम में दोनों के मास आपको दिए हुए हैं। तो एक रिएक्टेंट तो आपको दिया हुआ है C4H10 और दूसरा रिएक्टेंट है 13/2 O2। दूसरा रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है O2, इसकी भी क्वांटिटी आपको दी हुई है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। यहाँ से आपको 4CO2 मिलेगा, 4CO2 के साथ साथ यहाँ पर आपको 5H2O मिलेगा। तो देखा जाए तो किसकी कितनी क्वांटिटी गिवन है, तो ये आपको दिया हुआ है 174 किलोग्राम। ऑक्सीजन आपको दी हुई है 320 किलोग्राम। तो सॉल्व किया जाए तो ये 10 किलो मोल आपको मिल रहा है। 10 किलो मोल O2 यहाँ पर है, और यहाँ पर ये जो 58 होगा, 58, और तो इसका मोल आपको मिल जाएगा 174/58 किलो मोल। तो यहां पर देखा जाए तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 2 और ये 17, तो ये आपको मिल जाएगा 3 किलो मोल। अब दोनों में से LR देखा जाए तो LR कौन होगा, मोल अपॉन कोफिशिएंट करके देख लेते हैं। जिसका मोल अपॉन कोफिशिएंट छोटा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मोल अपॉन कोफिशिएंट इसका देखा जाए तो 20/13 होगा, और इसका मोल अपॉन कोफिशिएंट कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर 20/13 कौन लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन LR होगा तो फिर वाटर भी कौन बताएगा, O2। तो इसके रेस्पेक्ट में O2 H2O का कितना मोल बनेगा वो निकाल लेते हैं। तो 5/13/2 इंटू 10 किलो मोल इतना वाटर यहाँ पर बनना चाहिए। तो फाइनली देख लेते हैं कि वाटर कितने ग्राम बनना चाहिए। वाटर का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 10 ये 100 हो जाएगा। 100 और अपॉन 13 किलो मोल होगा, इंटू 10 टू द पावर 3 लगा देते हैं, और मोल की जगह हम लिख देते हैं 18 ग्राम। इतना वाटर यहाँ पर मिलेगा और इतना वाटर यहाँ होगा। तो इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है लीटर में। तो सबसे पहले ml में कितना होगा, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो इतना ही वॉल्यूम आपको मिलना चाहिए। तो वॉल्यूम आपको मिलेगा 1800 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 13 ml, इतना ml मिलेगा। और इसे अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 1800/13 लीटर होगा। 1800/13 लीटर होगा, और 1800 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 138.46। यहाँ पर ये रिजल्ट आपको मिलेगा 138.46 लीटर। तो इसे नियरेस्ट इंटीजर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 138 लीटर वाटर विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट D इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। और उसमें पूछा है वो टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, ठीक है। देखो सॉल्यूशन अपने पास है एसीटोफिनॉन, इसको एसीटोफिनॉन बोलते हैं। इस एसीटोफिनॉन ने PCl5 के साथ रिएक्शन की, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। PCl5 जितने भी ऑक्सीजन होता है उनको क्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, Cl Cl CH3, ठीक है। अब 3 इक्विवेलेंट लिए हमने NaNH2 के, NaNH2 और NH3, ठीक है। 3 इक्विवेलेंट है। 2 इक्विवेलेंट क्या करेंगे, इसको एल्काइन में कन्वर्ट करेंगे। एक इक्विवेलेंट एसिड बेस रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा, ठीक है।
पर इसने फिर एसिडिफाइड किया है, ये बी है, एसिडिफाई किया। एसिडिफाई का मतलब इनने H प्लस दिया क्योंकि ये सॉल्ट है, इसको दोबारा H में कन्वर्ट किया, क्या बना C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके बाद इसने B2H6 और तो B2H6 और H2O2OH माइनस लिया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन करा दो, क्या मिलेगा हमें, मिला PHCH डबल बॉन्ड CHOH। भाई ये इनॉल है, लेस स्टेबल है, टॉटोमेराइज हो जाएगा, क्या बनेगा PHCH2 CHO। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 CHO। पूछा क्या उसने, नंबर ऑफ sp2 कार्बन, बेटा 6 कार्बन तो ये sp2 है, इनको भूल मत जाना, और 1 कार्बन ये है, तो टोटल sp2 कार्बन कितने हो गए 7, आंसर इज 7, ठीक है। इस तरह से 7 अप्रैल का पेपर था, इसमें जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट हो गए। आसान पेपर था, पढ़ने वालों के लिए तो देखो चीज़ें आसान ही होती हैं, घुमाया नहीं है ज़्यादा। तो जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं वो IIT की तैयारी करें ढंग से, एडवांस के लिए ऑल द बेस्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज हैविंग CuNH3 होल 6 ऊपर 3 प्लस, COOH होल 3 ऊपर 3 माइनस, MnCl होल 6 ऊपर 3 माइनस, MnCN होल 6 ऊपर 3 माइनस, COF6 ऊपर 3 माइनस, FeCN होल 6 3 माइनस, FeF6 ऊपर 3 माइनस विद द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब पैरामैग्नेटिक स्पीसीज देखना है, डायमैग्नेटिक स्पीसीज नहीं देखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले होने चाहिए। देखिए पहला देखते हैं, पहला देखिए CuNH3 होल 6 3 प्लस है, ऐसे ही NH3 कैसे है भाई, SFL है, SFL है तो कोबाल्ट की अगर बात की जाए, कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट प्लस 3d6 हो गया बच्चों, 4:3d6 होता है, 4:3d7 होता है, कोबाल्ट कितना होता है 4:3d7, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से। देखिए इधर दिखाई देता हूं आपको, 4s2 होता है 3d7, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से, क्या बच गया भाई 3d6। इसमें देखिए नीचे वाला T2G ऊपर वाला आ जाएगा, Eg इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1 2 3 4 5 6, नंबर पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 0, इसको देखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही CO को भी यहाँ पर भी 3d6 है भाई, 4:3d7 होता है 3d6, इस कॉम्प्लेक्स में भी नंबर पर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 0, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं MnCl6, MnCl6 3 माइनस, MnCl6 3 माइनस की बात की जाए तो Mn इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Mn का होता है 4:3d5, Mn क्या होता है भाई 4:3d5, तो 2 यहां से गया, 1 यहां से गया, ये हो गया 3d4। इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, नीचे वाले को T2G, ऊपर हो क्या बोलेंगे Eg, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, क्योंकि Cl माइनस WFL है तो N की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4। नेक्स्ट देखते हैं MnCN6 3 माइनस, MnCN6 3 माइनस, यहाँ Mn +3 में ही है, Mn होता है 4:3d5, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3d से ये हो जाएगा 3d4, लेकिन हम जानते हैं Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड डेल्टा हाई होगा, इलेक्ट्रॉन फील्ड करो 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर वन पर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए भाई 2। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है COF6 3 माइनस, COF6 3 माइनस, यहाँ कोबाल्ट देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट होता है 4:3d7, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने 3, तो 4s से 2 जाएगा, एक 3d से जाएगा, तो हो जाएगा 3d6। देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, नीचे वाले को T2G, ऊपर वाले को क्या बोलेगा बच्चों Eg, ये हो गया T2G, ये हो गया Eg, इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी नंबर पर इलेक्ट्रॉन, नंबर वन पर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4, 2 स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें नंबर पर इलेक्ट्रॉन अभी 4 हैं, COF6 3 माइनस और MnCl6 3 माइनस, दोनों के सेम है। और देख लेते हैं FeCN6 3 माइनस में, FeCN6 3 माइनस की बात की जाए तो आयरन +3 में है,
आयरन होता है 4s2 3d6 +3 में तो 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, 3d5, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। नीचे वाले को T2G, ऊपर वाले को EG। 5 इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा हाई हुआ क्योंकि साइनाइड SFL है। 1 2 3 4 5 नंबर पर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1। और देखते हैं भाई और कौन सा बच गया, और बच गया FeF6 3-। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +3 है, इसमें 4s2 3d6 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, ये हो गया 3d5। डिवाइड कीजिए, नीचे वाले को बोलेंगे T2G, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? EG। 5 इलेक्ट्रॉन है, फिल कीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ नंबर पर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। तो भैया यहाँ पर नंबर पर इलेक्ट्रॉन थे 0, यहाँ पर आ गए थे 1, यहाँ पर आ गए थे 4, यहाँ पर आ गए थे 2 और यहाँ पे 4। तो 2 स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें नंबर पर इलेक्ट्रॉन सेम है। कौन कौन से? एक तो था भाई MnCl6 3- नंबर पर इलेक्ट्रॉन कितने आए थे? 4। और एक है COF6 3- नंबर पर इलेक्ट्रॉन कितने आए? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या आंसर हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर? चलिए